हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 8 मई के करंट अफेयर्स। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको डेली कवर करते रहेंगे तो आपके करंट अफेयर्स के बेस पे जितने भी सवाल बनते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो, सभी सवाल आप करके आ पाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपका पेपर हो पाएगा। गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस साथ साथ बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड में, या एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर उनको प्रिपरेशन करनी है और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर पाएँ कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज 8 मई के करंट अफेयर्स। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं गाइस जो चाहते हैं कि ये पीडीएफ जो है वो उनको मिलती रहें, तो उसके लिए भी आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उससे आपका एक तो जो नोट्स बनाने में जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा सेव हो जाएगा आपका, और आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी तो आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे और ईजिली आप इनको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी जितना भी करंट अफेयर है वो सब रिकॉल होता रहेगा। स्टार्ट करते हैं GS1 से। तो GS1 में सबसे पहले न्यूज़ आ रही है दिल्ली से कि दिल्ली की योगशाला एक प्रोग्राम चलाया गया था अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट के द्वारा दिसंबर 2021 में, लोगों को डी स्ट्रेस करने के लिए। और उससे अब ये फ़ायदा हो रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे इससे रिलीफ मिल रहा है, और जो उनको स्ट्रेस था, जो पेंडेमिक से जो उनको स्ट्रेस था, महामारी से जो उनको स्ट्रेस हुआ था, वो उसमें काफ़ी उनको रिलीफ मिल रहा है। तो दिल्ली की योगशाला एक प्रोग्राम चलाया गया था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिसंबर 2021 में, लोगों को डी स्ट्रेस करने के लिए, यानी कि उन लोगों को जो लोगों के अंदर परेशानी थी उनको कम करने के लिए। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्री योगा क्लासेस। अब प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है फ्री योगा क्लासेस टू पीपल इन पब्लिक स्पेसेस। तो पब्लिक स्पेसेस में इसको चलाया गया। जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं जैसे पार्क्स हैं, उन सब जगहों पे इसको चलाया गया। जो प्रोफेशनली ट्रेंड योगा एक्सपर्ट्स हैं टेक सेशंस विद स्मॉल ग्रुप्स ऑफ विलिंग लर्नर्स इन पार्क्स एंड कम्युनिटी हॉल्स। तो जो प्रोफेशनल योगा एक्सपर्ट्स हैं वो सेशन लेते थे छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों के, और वो विलिंग लर्नर्स के, यानी कि वो लर्नर्स जो चाहते हैं सीखना, कहाँ पे, पार्क्स में और कम्युनिटी हॉल्स में। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल विजडम कीप्स नेटिव सीड्स अलाइव। राजस्थान से न्यूज़ आ रही है। राजस्थान का जो एक डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो ट्राइबल विमेन हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो वहाँ के इंडिजिनस सीड्स हैं, देसी जो बीज हैं, उनको बचाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। तो ट्राइबल विमेन्स इनिशिएटिव कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ मार्जिनल फार्मर्स इन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट। तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो सीमांत किसाने हैं, तो जो बिल्कुल हाशिए पर खड़े हैं किसान, तो मार्जिनल फार्मर्स जो हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ट्राइबल विमेन ने, जिससे कि बीज को बचाया जा सके। क्योंकि जितने भी नए बीज आते हैं या हाइब्रिड बीज आते हैं जो आजकल आ रहे हैं, या हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जो आती हैं, उसमें पानी की रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और वो हालांकि पेस्ट रेजिस्टेंट तो हैं लेकिन इतनी ज़्यादा फिर भी इफेक्टिव नहीं है। तो रीस्टोरिंग द लिंक बिटवीन क्रॉप डाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट रिजिलियंस। जो ट्राइबल वुमेन्स हैं सदर्न राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, हैव यूटिलाइज्ड ट्रेडिशनल विजडम टू प्रिजर्व इंडिजिनस सीड वेराइटीज़। कि उन्होंने जो ट्रेडिशनल विजडम, यानी कि जो जो बुद्धिमत्ता की चीज़ जो ट्रेडिशनली चलती आ रही है, उन्होंने उसको यूज़ करके प्रिजर्व करने की कोशिश की है इंडिजिनस सीड वेराइटीज़ को, विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, जो ख़त्म होने के आधार पर है। द इनिशिएटिव हैज़ इमेंसली हेल्प्ड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो वहाँ पे जो छोटे किसान और जो मार्जिनल फार्मर्स थे, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इस इनिशिएटिव से। एक वेमेन का ग्रुप है विच इज़ नेम्ड इटसेल्फ सक्षम समूह। तो सक्षम समूह जो है ये एक तरह से आप कह सकते हो एनजीओ हो गया या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया वेमेन का, हैज़ टेकन अप द प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स। तो उससे प्रिजर्वेशन ऑफ सीड्स का एक इशू आया है एज अ मिशन इन द फॉर्म ऑफ बीज स्वराज या सीड सोवरेनिटी। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है बीज स्वराज का या सीड सोवरेनिटी का। इसके तहत वो सीड्स का, बीजों का प्रिजर्वेशन करेंगे, क्योंकि गाइज एक किसान के लिए जो बीज है वो उसके अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है। अगर उसका बीज ही नहीं होगा तो वो फसल कैसे उगाएगा। हेल्पिंग आउट द ट्राइबल कम्युनिटीज़ विद ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। और उसके साथ साथ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ट्रेनिंग मिल रही है और गाइडेंस भी प्रोवाइड हो रही है। द इंडिजिनस सीड वेराइटीज़ आर इनहेरेंटली कंपैटिबल विद द लोकल फार्मिंग कंडीशंस। तो जो लोकल फार्मिंग कंडीशंस हैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, अगर हम देखें राजस्थान में, जो वहाँ की लोकल कंडीशंस हैं, तो इंडिजिनस सीड्स जो होते हैं, कहीं के भी जो देसी सीड्स हैं, वो उस जगह के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं, वहाँ पे वो बहुत अच्छे से फलते हैं। एंड आर इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल। और इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल भी होते हैं क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तो होते ही हैं।
बिसाइड्स दी सीड्स आर पेस्ट रेजिस्टेंट, ये पेस्ट रेजिस्टेंट भी हैं, एंड रिक्वायर अ वेरी लिमिटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका बहुत ही मिनिमम इस्तेमाल उनके ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं GS2 की। अगर हम न्यूज़ देखें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि मद्रास हाई कोर्ट ने माँ प्रकृति को यानी कि मदर नेचर को एक लिविंग बीइंग का स्टेटस दे दिया है। गाइस बताना चाहूँगा, जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है, यानी कि अगर कहीं पे हाई कोर्ट कोई ऑर्डर देती है, कोई फैसला सुनाती है, कोई डिग्री देती है, तो उसको आगे आने वाले जो भी केसेस हैं फ्यूचर में, उसमें उसको साइटेशन किया जा सकता है, उसको मेंशन किया जा सकता है। तो मदर नेचर को अगर लिविंग बीइंग का स्टेटस दे दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मदर नेचर को पल्यूट करते हैं तो इसका मतलब हम ये हुआ कि हम उस लिविंग बीइंग की जो पर्सनल डिग्निटी है हम उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी कि मदर नेचर जो है वो केस लड़ सकती हैं अपना भारत की कोर्ट्स में। तो इट विल हैव राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ लाइक अ लिविंग पर्सन। तो मदुरई की जो बेंच है मद्रास हाई कोर्ट की, तमिलनाडु हाई कोर्ट की, उनका कहना यह है कि माँ प्रकृति के पास यानी कि मदर नेचर के पास हक हैं, राइट्स हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटी हैं और लाइबिलिटीज़ भी हैं। तो होल्डिंग दैट इट इज़ द राइट टाइम टू कन्फर ज्यूरिस्टिक स्टेटस टू मदर नेचर। तो जस्टिस एस श्रीमाथी जो मदुरई बेंच में बैठते हैं मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सही टाइम है कि हम मदर नेचर को एक लीगल स्टेटस दें, और उन्होंने इन्वोक करा एक पेरेंट्स पैट्रिज जुरिस्डिक्शन। तो ये एक लीगल मैक्सिम है, इसका मतलब ये है कि इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द स्टेट, की स्टेट की पावर होनी चाहिए टू इंटरवीन अगेंस्ट एन एब्यूजिव और नेग्लिजेंट पेरेंट। मान लेते हैं कोई पेरेंट ऐसा है जो अपने बच्चे के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहा है, या नेग्लिजेंट पेरेंट है यानी कि वो चीज़ों को ध्यान नहीं रखता, या लीगल गार्जियन है, या इनफॉर्मल केयर टेकर है, और अगर आप एक्ट करते हैं यानी कि कोर्ट एक्ट कर रहा है यहाँ पे पेरेंट के रूप में, पेरेंट ऑफ एनी चाइल्ड और इंडिविजुअल हु इज़ इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन। तो जो भी बच्चा प्रोटेक्शन की जिसको ज़रूरत है तो वहाँ पे कोर्ट काम करती है, एंड डिक्लेयर्ड मदर नेचर एज अ लिविंग बीइंग। तो उन्होंने पेरेंट्स पेट्री जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया, यहाँ पे इस मैक्सिम को इन्वोक किया, और इसके साथ ही मदर नेचर को डिक्लेयर कर दिया लिविंग बीइंग। तो जस्टिस एस श्रीमाती ऑब्जर्व दैट द कोर्ट इज हेयर बाय डिक्लेयरिंग मदर नेचर अ लिविंग बीइंग हैविंग द स्टेटस ऑफ अ लीगल पर्सन। उनके पास सभी राइट्स होंगे, ड्यूटीज़ होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी किसी भी लिविंग पर्सन की, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट। उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए और बचाए रखने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने ये कहा है कि मदर नेचर वॉज अकॉर्डेड द राइट्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, लीगल राइट्स मिलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलते हैं। किस चीज़ के लिए? सर्वाइवल के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, सस्टेनेंस के लिए और रिसर्जेंस के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स स्टेटस एंड ऑल्सो टू प्रमोट इट्स हेल्थ एंड वेलबींग। यानी कि ये बहुत ही कंटेंशियस इशू होने जा रहा है कि अगर प्रकृति की हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर क्वेश्चन कर दिया जाएगा और उसको हक दे दिया जाएगा, तो इन्वायरमेंट के इतने बड़े बड़े केसेस कर सकता है लोगों के ऊपर, क्योंकि इन्वायरमेंट का हमने, या माँ प्रकृति का, मदर नेचर का हमने हेल्थ और वेलबींग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया इंसानों ने। तो इसके लिए केस लड़ा जा सकता है कोर्ट्स में, इंडियन कोर्ट्स में। द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर डायरेक्टेड टू प्रोटेक्ट मदर नेचर। स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है, एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स इन दिस रिगार्ड इन ऑल पॉसिबल वेज। तो जितने भी पॉसिबल वेज हैं सभी तरीक़ों से माँ प्रकृति की सुरक्षा और रक्षा होनी चाहिए। तो ये मद्रास हाई कोर्ट की जो मदुरई बेंच है उसका कहना है। नेक्स्ट जो CJI है इस टाइम भारत के, NV रमना, उनका कहना यह है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो वैकेंसीज़ पड़ी हुई हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रखी है, वो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है, और उन वैकेंसीज़ को फिल करना समय के साथ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विद ओवर 5.8 मिलियन केसेस, यानी कि आप कह सकते हैं 58 लाख केसेस पेंडिंग है, क्लॉगिंग द 25 हाई कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो इससे आपको ये पता चलता है कि पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं पूरे भारत में। द हायर जुडिशरी फेसेस अ डॉन्टिंग टास्क ऑफ क्लियरिंग द बैकलॉग। तो 58 लाख केसेस इस टाइम पेंडिंग है पूरे भारतवर्ष में। हाई कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे कोर्ट्स में अगर हम देखें तो कुल मिला के 3 करोड़ से ऊपर केसेस बनते हैं जो पेंडिंग है। तो 58 लाख केसेस पेंडिंग है 25 हाई कोर्ट्स में, और जजेस की कमी होने के कारण ये केसेस जो हैं सुनाई नहीं जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस NV रमना का कहना यह है कि इनएडिक्वेट जज स्ट्रेंथ वाज वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेस। कि जो केसेस ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं वो उसका मेन कारण एक ये है, मेन रीज़न उसमें से ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो इनएडिक्वेट है। यानी कि जो हाई कोर्ट्स में जजेस की स्ट्रेंथ जो अभी भी सैंक्शनड है, उतने भी जजेस अपॉइंट नहीं हैं, तो केसेस कैसे सुने जाएंगे। एंड स्ट्रेस्ड ऑन फिलिंग अप ऑल जुडिशियल वैकेंसीज, और ये कहा जा रहा है कि जुडिशियल वैकेंसीज जितनी भी हैं सभी को फिल किया जाना चाहिए, एंड इंक्रीजिंग द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ जजेस। और साथ साथ जजेस की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है
उसको भी बढ़ाना चाहिए। मान लेते हैं अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें या मद्रास हाई कोर्ट की बात करें, तो अगर उनमें जितनी भी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर जजेस की स्ट्रेंथ 180 है तो उसको बढ़ाकर 280 या 380 तक कर देना चाहिए, या इस तरह से करना चाहिए कि जितनी राज्य की पॉपुलेशन है उसी हिसाब से उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसमें जजेस की स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ही सेड इट वॉज नेसेसरी टू रिड्यूस द केस लोड पर जज, कि हर जज पे जो केस लोड है उसको कम करना चाहिए, एंड इम्प्रूव द जज टू पॉपुलेशन रेशो, कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से कितने जजेस होने चाहिए उस रेशो में भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। यानी कि पॉपुलेशन अगर 1 लाख हम या 2 लाख पॉपुलेशन माने तो उसके ऊपर कितने जजेस होने चाहिए, तो इसकी जो हमारे रेशो है उसको भी इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। तो लेटेस्ट डेटा जो रिलीज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, उसका कहना यह है कि 25 हाई कोर्ट्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ 1104 जजेस की है, जिसमें से 1 अप्रैल 2022 तक 717 जजेस ही काम कर रहे हैं। 387 जजेस की जो सीट्स हैं वो वैकेंट हैं, यानी 387 जजेस अपॉइंट ही नहीं है अलग अलग हाई कोर्ट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 717 जजेस के पास 58,92,399 केसेस पेंडिंग हैं। 717 जजेस जो है वो इतने 58 लाख केसेस सुनेंगे। अगर हम पिछले साल की ही बात करें, 2021 की बात करें, तो कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे 17 लाख से ज़्यादा केसेस ऐड किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि हर 1 मिनट में 3 केस ऐड हो रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं अगर इतनी तेज़ी से केसेस ऐड होंगे तो किस प्रकार से जजेस उसको सुनवाई कर सकते हैं। द एग्जिस्टिंग बैकलॉग ऑफ केसेस कैन नॉट बी टैकल्ड विदाउट एडिशनल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस। जब तक नए जजेस अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, एडिशनल जजेस नहीं होंगे, तब तक ये बैकलॉग क्लियर करना पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप सभी केसेस को सुन पाएँ। हाई कोर्ट के जो जजेस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 217। तो ये पॉलिटी का जो स्टैटिक पोर्शन है वो ही चीज़ कवर कर रहा है ये पैराग्राफ, कि 217 आर्टिकल के तहत हम हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आफ्टर द अपॉइंटमेंट प्रपोजल इज इनिशिएटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। जिस भी हाई कोर्ट में हमें जज का अपॉइंटमेंट करना है, उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो रिकमेंड कर देगा किसी पर्सन का नाम, तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है GS3 से, इकोनॉमी की न्यूज़ है। इकोनॉमी का कहना ये है, RBI का कहना ये है इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, कि जो भारत को कोविड-19 के वजह से जो भी लॉसेज हुए हैं उसको पूरा करने में भारत को कई साल लग जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 35 आ जाएगा, अभी हम फाइनेंशियल ईयर 23 में चल रहे हैं, कि फाइनेंशियल ईयर 35 तक यानी कि आज से 10 से 12 साल तक हमें रिकवरी करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी पूरी की पूरी रिकवरी हो पाएगी। और फिजिबल रेंज जो होना चाहिए मीडियम टर्म GDP ग्रोथ का हर साल वो 6.5 to 8.5% के आसपास होना चाहिए। तो इंडियन इकोनॉमी को एक डेकेड 10 साल से भी ज़्यादा लगेंगे जिससे कि हम लॉसेस को ओवरकम कर पाएँ जो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हुआ है। ये RBI की जो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस करके जो रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई है। ऑथर्स का साथ साथ ये भी कहना है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है, यानी कि जो मूल्य है, अगर उनमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्थिरता नहीं आएगी, तो ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी नेसेसरी प्री कंडीशन बताई गई है स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। यानी कि अगर हमें लगातार मजबूती से ग्रोथ करते रहना है, विकास करते रहना है, तो उसके लिए प्राइस स्टेबिलिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर का एक टॉपिक आ रहा है, पार बॉइल्ड राइस, यानी कि एक ऐसा चावल जो पहले से ही थोड़ा सा अध पका हो या पहले से उसको उबाल दिया गया हो। तो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना से पार बॉइल्ड राइस को खरीदने से मना कर दिया है। उनका कहना यह है कि सेंटर के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में राइस है, तो वो इतने और राइस का क्या करेंगे। सेंटर सेड इट वॉज स्टॉपिंग द परचेज ऑफ एक्सेस पार बॉइल्ड राइस ऑफ विच तेलंगाना इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर। तो तेलंगाना जो है जिसका मेजर प्रोड्यूसर है पार बॉइल्ड राइस का, तो सेंटर का कहना है कि वो उसको नहीं खरीदेंगे। सेंटर का कहना यह है कि इसकी डिमांड कम है एंड इट कैन नॉट वेस्ट मनी ऑन बाइंग द एक्सेस क्वान्टिटी ऑफ पार बॉइल्ड राइस। तो अभी बात आती है कि पार बॉइल्ड राइस क्या होता है, यानी कि द डिक्शनरी मीनिंग जो है पार बॉइल का वो मतलब होता है पार्टली कुकड बाय बॉइलिंग। अगर हम किसी को आधा अधपका बना दें, पार्टली कुक कर दें, उसको उबाल कर बॉयल करके, दस द एक्सप्रेशन पार बॉइल्ड राइस रेफर्स टू राइस दैट हैज़ बीन पार्शली बॉइल्ड। ये वो चावल है जो पार्शली बॉइल्ड हो चुका है एट द पैडी स्टेज, और मिलिंग करने से पहले इसको पैडी स्टेज पे ही थोड़ा सा पका दिया गया है। पार बॉइलिंग ऑफ राइस इज़ नॉट अ न्यू प्रैक्टिस, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है और इसको भारत में एंशिएंट टाइम से फॉलो किया जा रहा है। देर इज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ पार बॉइल्ड राइस, लेकिन बात यह है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है या भारत की जो फूड मिनिस्ट्री है उसके हिसाब से कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि पार बॉइल्ड राइस आखिर होता क्या है। जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैसूरू
मैसूर ऑफ कर्नाटका में, तो वो एक मेथड यूज़ करते हैं इन विच द पैडी इज सोक्ड इन हॉट वाटर। तो पैडी को हम हॉट वाटर में सोक कर देते हैं वो 3 घंटे के लिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू द मोर कॉमन मेथड इन विच पैडी इज सोक्ड फॉर 8 आवर्स। तो देखिए कुछ लोग 8 घंटे तक उसको सोक करके रखते हैं, लेकिन जो मैसूर का जो इंस्टीट्यूट है वो 3 घंटे तक सोक करके रखता है, उसके बाद उसको निकाल कर सुखाता है, तो उसके बाद वो पार बॉइल्ड राइस बनता है। द वाटर इज देन ड्रेन, पानी को निकाल दिया जाता है, एंड द पैडी को स्टीम किया जाता है 20 मिनट तक। उसके बाद पैडी को सुखाया जाता है शेडी में, यानी शेड्स में। तो जो पैडी है, पैडी का मतलब है यहाँ पे चावल, तो पैडी को सुखाया जाएगा शेड्स में इन द मेथड यूज्ड बाय द CFTRI बट इज सन ड्राइड इन द कॉमन मेथड। लेकिन कुछ जगहों पे सन ड्राइड कर दिया जाता है, यानी कि सूरज के नीचे सुखाया जाता है धूप लगाकर, और कहीं पे ऐसा होता है कि इसको छाँव में सुखाया जाता है। तो ये तो एक तरीका हो गया। फिर एक दूसरा तरीका है जो तंजावुर में होता है पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर में, वो एक मेथड को यूज़ करते हैं नोन एज द क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस। तो वहाँ पे एक क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे क्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक सॉल्ट है जहाँ पे एनायन जो है वो क्रोमियम भी कंटेन करता है और ऑक्सीजन भी होता है इसमें। जो गीले चावलों में से जो ऑर्डर आता है, यानी कि जो स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, उसको बाहर निकाल देता है। ऑल प्रोसेसेस जनरली इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। जितने भी आप प्रोसेस यूज़ करें, चाहे आप थंजावुर वाला मेथड इस्तेमाल करें, चाहे मैसूरू वाला तरीका इस्तेमाल करें, सभी प्रोसेस में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली बात तो पानी में सोक करके रखना, उसके बाद उसको स्टीम करना, उसके बाद उसको सुखाना। आफ्टर पासिंग थ्रू दीज स्टेजेस पैडी जो है वो मिलिंग के लिए जाता है। तो इसके बेनिफिट्स अगर हम देखें तो बेनिफिट्स क्या हैं, तो कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पार बॉइलिंग जो है राइस को टफ बना देता है, जिससे कि जो राइस के जो चावल के जो दाने हैं, राइस कर्नल हैं, वो टूटेंगे नहीं जब हम उसको मिलिंग करेंगे। तो मिलिंग करने के दौरान वो टूटते नहीं हैं। पार बॉइलिंग की वजह से एक तो उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। फिर पार बॉइलिंग जो है वो हाई रेजिस्टेंस पैदा कर देती है इंसेक्ट्स को और फंगस को, यानी कि चावलों पे जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं और जो फंगस है वो नहीं लगती है। चावल की जो शेल्फ लाइफ है, राइस की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। पार बॉइलिंग कम्स विद सम डिसएडवांटेजेस टू। पार बॉइलिंग के कुछ नुकसान भी हैं। एक तो राइस जो है वो थोड़ा सा काला हो जाता है, डार्कर हो जाता है, एंड मे स्मेल अनप्लीजेंट, और कुछ वो उसकी स्मेल जो है आपको अच्छी नहीं लगेगी, अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक पानी में डूबा रहता है। बिसाइड्स सेटिंग अप अ पार बॉइलिंग राइस मिलिंग यूनिट रिक्वायर्स अ हायर इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको पार बॉइलिंग राइस मिलिंग यूनिट लगानी है तो उसके लिए आपको खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा। रिक्वायर्स अ हायर इन्वेस्टमेंट देन अ रॉ राइस मिलिंग यूनिट। तो एक रॉ राइस मिलिंग यूनिट से ज़्यादा खर्चा होगा अगर आपको पार बॉइलिंग राइस का मिलिंग यूनिट लगानी है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट है, यानी कि MCLR है, MCLR का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, यानी कि हम जो लेंड करेंगे, यानी कि जो SBI उधारी देगा वो बिल्कुल मार्जिन पे देगा, यानी कि इससे सस्ते दरों पे वो किसी को भी उधार नहीं दे सकता है। तो SBI ने जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट है, यानी कि MCLR रेट है, इसको बढ़ाने का फैसला किया है। अगर ये बढ़ेगा तो लोगों पर जो EMI का बोझ है वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, उसका कहना ये है कि वो रेस करने जा रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स। देखिए MCLR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCLR का मतलब ये है कि बिल्कुल मार्जिन पे हम लेंड करेंगे, यानी कि कोई भी बैंक इससे कम दर पे तो किसी भी तरह का लोन दे ही नहीं सकता। ये सबसे कम रेट है जिस पे कोई बैंक लोन दे सकता है। तो SBI जो भारत का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है, उसने रेज करा है MCLR फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों में से देखा जाए तो पहली बार MCLR का रेट बढ़ाया गया है, सिग्नलिंग दैट द सॉफ्ट रेट्स रिजीम दैट हैज़ प्रिवेल्ड सिंस 2019 में बी ओवर। कि जो सॉफ्ट रेट रिजीम चला रखा था SBI ने 2019 से 2022 आ गया है, अब तक उसने एक बार भी पैसे नहीं बढ़ाए या इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया MCLR का, तो अभी ओवर हो चुका है। MCLR which RBI instituted with effect from April 1, 2016 is the lowest interest rate that a bank or lender can offer। तो MCLR जो एक यानी कि जो MCLR एक जो टॉपिक है, ये RBI ने इंस्टीट्यूट किया था 1 अप्रैल 2016 से, यानी कि जब उसने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनाई, तो उसी के बाद से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद ही MCLR भी RBI ने इंट्रोड्यूस किया। और ये लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट है, यानी सबसे कम इंटरेस्ट रेट है जिस पे कोई बैंक या कोई लेंडर ऑफर कर सकता है आपको कोई भी लोन। इट इज़ एप्लीकेबल टू फ्रेश कॉर्पोरेट लोन्स और फ्लोटिंग रेट लोन्स टेकन बिफोर अक्टूबर 2019। तो अक्टूबर 2019 से पहले जितने भी फ्रेश कॉर्पोरेट लोन्स थे या फ्लोटिंग रेट लोन्स थे उन पे एप्लीकेबल होता था। RBI ने फिर उसके बाद स्विच कर दिया। 2019 के बाद RBI MCLR से चला गया है EBLR पे, यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट। तो MCLR के बाद अब RBI ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड जो लेंडिंग रेट है उसको अपना लिया है। तो इसमें एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है,
एक्सटर्नल बेंचमार्क गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो किसी भी रेपो रेट को मान लेती है या किसी भी चीज़ को वो एक एक्सटर्नल बेंचमार्क मांग लेगी और उस बेंचमार्क से लेंडिंग रेट आपका लिंक्ड हो जाएगा। तो अगर वो बेंचमार्क का रेट बढ़ेगा या घटेगा, उसी हिसाब से आपका लेंडिंग रेट भी घटेगा या बढ़ेगा। तो रेट इज लिंक्ड। अब यहाँ पे ये लेंडिंग रेट जो है किससे लिंक्ड रहता है? बेंचमार्क रेट्स क्या हैं? या तो रेपो रेट होता है या फिर ट्रेजरी बिल का रेट होता है। तो ट्रेजरी बिल जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, क्योंकि ट्रेजरी बेंच पे वही बैठती है, तो टी बिल वो देती है और रेपो रेट होता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन एमसीएलआर, बोरोवर्स हु हैव टेकन, अब जो भी बोरोवर्स हैं जिन्होंने होम लोन ले रखा है, व्हीकल लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है, उनकी जो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं यानी कि ईएमआई की जो पेमेंट है वो आगे आने वाले टाइम में बढ़ जाएगी। क्योंकि जिन लोगों ने 2019 से पहले लोन ले लिया था एमसीएलआर बेस्ड पे, अगर एमसीएलआर का रेट बढ़ेगा तो उनके लोन की जो किस्तें हैं वो भी बढ़ जाएगी, ईएमआई की किस्तें भी बढ़ जाएंगी। और जो ईबीएलआर है यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट है, वो 2019 के बाद फॉलो किया आरबीआई ने। तो उसके बाद जितने भी बैंक्स हैं वो अब सब एक्सटर्नल बेंचमार्क के बेसिस पे लोन देते हैं। विद द आरबीआई सेट टू विड्रॉ द अकोमोडेटिव पॉलिसी, द विलिंगनेस टू एक्सपेंड मनी सप्लाई। अब देखिए एकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब क्या है कि आरबीआई की जैसे पॉलिसी होती है उसमें एक एकोमोडेटिव पॉलिसी होती है, जिस जब जब हर 2 महीने बाद आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू निकालता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो रिव्यू रिपोर्ट निकालता है, तो उसमें आरबीआई हर 2 महीने पे ये बताता है कि उसकी पॉलिसी क्या है। अगर वो अकोमोडेटिव पॉलिसी अपना रहा है तो उसका मतलब ये है, वो ये चाहता है कि बाज़ार में पैसा और आए और लोगों की जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़े। तो विलिंगनेस होनी चाहिए एक्सपेंड करने के लिए मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ती रहे। हालांकि मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो आरबीआई उस हद तक काम करता है जब तक इन्फ्लेशन जो है 2% से लेके 6% के बीच में काम चलता रहे। तो लेंडिंग रेट्स जो हैं वो माना जा सकता है कि आगे आने वाले समय में बढ़ जाएंगे, क्योंकि आरबीआई जो है एकोमोडेटिव पॉलिसी से अब निकलना चाह रहा है। क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है कि आरबीआई की इस पॉलिसी की वजह से भारत में इन्फ्लेशन की दर बढ़ती जा रही है और वो 6% को क्रॉस कर गई है। अगर वो 6% को क्रॉस कर गई है तो यानी कि जो अपर लिमिट थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसको जब वो ब्रीच हो रही है तो अब आरबीआई एकोमोडेटिव पॉलिसी ना अपनाकर एक हॉकिश पॉलिसी अपनाएगा, या आप कह सकते हैं एक एक आप कह सकते हैं ऐसी पॉलिसी अपनाएगा जिससे कि पैसे मार्केट में कम आएँ और इन्फ्लेशन कम बढ़े। MCLR लिंक्ड लोन्स हैड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द लोन पोर्टफोलियो। तो सिंपल सी बात है, सभी लोगों चाहेंगे कि कम से कम उनको ब्याज देना पड़े, तो MCLR पे जो बेस्ड लोन्स थे, सबसे ज़्यादा लोन्स वही हैं आज के टाइम पे दिसंबर 2021 में। राइज इन MCLR कम्स आफ्टर दी 1 ईयर मीडियन MCLR ऑफ बैंक्स डिक्लाइन बाई 95 बेसिस पॉइंट्स। तो मार्च 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक MCLR जो है वो 95 बेसिस पॉइंट से घटा था। जो सस्टेन्ड डिक्लाइन था एमसीएलआर में पिछले 3 सालों में, एंड द पीरियोडिक रीसेटिंग ऑफ सच लोन्स एट लोअर रेट्स हेल्प्ड एग्जिस्टिंग बोरोवर्स की। क्योंकि एमसीएलआर के दाम घटे हैं तो इसके वजह से क्या हुआ कि अगर एमसीएलआर के दाम घटे थे पिछले 2-3 सालों में, तो इससे जो लोगों ने लोन ले रखा था उनकी ईएमआई सस्ती थी। तो अब क्या हुआ था कि इससे लोअर रेट्स होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स थे उनको बहुत फायदा हुआ, एज बैंक्स एक्सटेंडेड द बेनिफिट्स टू देम बाय रिड्यूसिंग द वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट। अब क्या हुआ कि जैसे ही जब एमसीएलआर के रेट घट रहे थे 95 बेसिस पॉइंट से, जब एमसीएलआर के रेट घटे तो उसका फ़ायदा बैंक्स ने WALR से वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट की मदद से लोगों को दिया, उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी 2019 से पहले लोन ले रखे थे, ऑन आउटस्टैंडिंग रुपी लोन्स मोर देन द पॉलिसी रेपो रेट कट्स ड्यूरिंग द EBLR पीरियड। तो बैंक्स लिंक्ड देयर EBLR टू द आरबीआई के रेपो रेट। तो बैंक ने जो उनका एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट है उसको आरबीआई का जो रेपो रेट है उससे लिंक्ड कर दिया है, जो अब डिक्लाइन हो गया था 5.4 to 4%। तो अक्टूबर 2019 से जो आरबीआई ने जो रेपो रेट चला रखा था वो 4% चला रखा था। अगर रेपो रेट कम होगा तो जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी कम होगा। रेपो रेट वो रेट होता है, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि रेपो रेट क्या होता है। सभी चीज़ें मैं बताऊंगा तो फिर आप कैसे आप भी तो आपको भी तो सीखना ही है। तो आप एक बार ये सर्च करेंगे अगर आपको नहीं पता, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि रेपो रेट कौन सा रेट होता है। व्हेन द आरबीआई हाइक्स द रेपो रेट EBLR विल गो अप एंड वाइस वर्सा। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो EBLR बढ़ेगा, और EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट बढ़ेगा तो लोगों को महंगा लोन मिलेगा, और अगर रेपो रेट कम होगा तो EBLR भी कम होगा। द शेयर ऑफ EBLR लोन्स इन टोटल एडवांसेस 39% रहा। बोथ पॉलिसी रेट्स वर लास्ट रिड्यूस इन मई 2020। तो पॉलिसी रेट्स जो हैं वो 2020 में, चाहे वो रेपो रेट हो चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो, वो सब मई 2020 में घटा दिए गए थे, जिसमें रेपो रेट जो है वो 4% कर दिया गया था और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% कर दिया गया था, और इससे कम आज तक नहीं हुआ है ना, हैव बीन सिंस केप्ट एट दीज हिस्टोरिक लोज। तो ये इतिहास में अगर देखा जाए आरबीआई की तो बहुत ही कम
रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट गवर्नमेंट ने रखा था। नेक्स्ट आता है फ्यूल कंजर्वेशन इवेंट हुआ है कैपिटल में, न्यू दिल्ली में। तो जो PCRA है, पेट्रोलियम एंड कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर आती है, तो उन्होंने एक एनुअल फ्यूल कंजर्वेशन इवेंट चलाया था सक्षम का, जो 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलाया गया था। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि PCRA जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर आती है, और उनका एक एनुअल फ्यूल कंजर्वेशन प्लान चलता है सक्षम के नाम से। नेक्स्ट एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की न्यूज़ है। डिज़ास्टर से न्यूज़ आ रही है कि जो हीट वेव इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो गर्मी हो रही है नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के जो प्लेन्स हैं उन जगहों पे, तो हीट वेव के ऊपर बात आ रही है कि हीट वेव कब हम कहेंगे कि हीट वेव डिक्लेयर हम कब करेंगे। एक हीट वेव इज़ डिक्लेयर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ ओवर 40 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो हम वहाँ पे हीट वेव डिक्लेयर करते हैं, और एटलीस्ट 4.5 नॉचेस अबव नॉर्मल। अगर नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पे जितना भी हो और उस नॉर्मल टेम्परेचर से लगातार 4.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा ही है, तो हम वहाँ पर हीट वेव डिक्लेयर कर देंगे। एक सीवियर हीट वेव तब डिक्लेयर की जाती है अगर टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो। तो अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा या 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तो भी हीट वेव डिक्लेयर की जाएगी। और लगातार अगर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और नॉर्मल टेम्परेचर से जो पिछले 30-40 सालों में 50 सालों में जो टेम्परेचर रहा है उस जगह का, अगर लगातार 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाएगी। बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट रिकॉर्डेड टेम्परेचर्स एक हीट वेव तब डिक्लेयर कर दी जाती है जब मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच जाता है। तो अगर टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच जाता है तो भी हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। अगर हम देखें हाल फिलहाल में भी, अगर हम दिल्ली का एरिया देखें या जितने भी नियर बाय नॉर्थ इंडिया के एरिया हैं, प्लेन्स के एरिया हैं, वहाँ पे सब जगह हीट वेव डिक्लेयर की जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार 43, 44 या 45 डिग्री तक टच कर रहा है। तो दैट्स ऑल। तो ये थे 8 मई के करंट अफेयर्स। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए गाइस। आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।